जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हमने वीडियो डाला था, आप सभी को पता है, और उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए थे, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि संगत के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। संगत जी, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 15 साल 20 साल, उनके दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ संगत जी आप समझ नहीं सकते हैं। मुझे कल पता लगा, मेरे पास मैसेजेस आए हैं, आप सोच सकते हैं, आप तो बड़े हैं पर उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ रहा है इन सब मैसेजेस से, तो हम उस पर जरूर बात करना चाहेंगे और इन सब प्रोपोगंडा से हम उन्हें बाहर निकालेंगे। आज बहुत सारे विषय पे हम बात करेंगे, जैसे दान वाली बात, गुरुजी के मैसेजेस, अमृत वर्षा, इलायची वर्षा, और जो ब्लेसिंग का जो स्कैम चल रहा बहुत बड़ा, उस पर हम बात करेंगे। ब्लैक मैजिक किस पे होता है और उससे कैसे बाहर आना है और इसका प्रॉपर इलाज क्या होता है, उन सब पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सत्संग सुनेंगे, उसके बाद हम ये सब बातें करेंगे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आप जानते हैं कि सत्संग के हर एक शब्द में गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और आपके कई सवालों के जवाब हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत अंजू शर्मा आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उनका मैं सही बखान आपके सामने कर सकूं। हम गुरु जी से 25 साल पहले मिले थे 1996 में, और जब हम गुरुजी से 25 साल पहले मिले तब हमें पता भी नहीं था, हमें लगा भी नहीं था कि गुरुजी हमारी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। हम सबसे पहले गुरुजी के पास चंडीगढ़ में मिले थे। सबीना आंटी और तरुण अंकल मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो ही हमें सबसे पहले गुरुजी के पास लेकर के गए। मैं सत्संग के दौरान सबीना आंटी और तरुण अंकल को भैया भाभी का रेफरेंस करूंगी। जब हम चंडीगढ़ गए तो एक बड़ा सा मंदिर था, बहुत सिंपल सा मंदिर था। जब हमने लंगर खा लिया और जब हम वहाँ से उठने लगे तो गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखा, थोड़ा सा जोर से बोला, ये कौन है, किसके साथ आए हैं? तब तरुण भैया निकल कर के आए और बोले, गुरुजी ये मेरा फ्रेंड है प्रवीण और ये मेरे साथ आए हैं। तब गुरुजी ने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, लंगर खाया? हमने कहा हाँ जी खाया। और ये हमारी गुरुजी के साथ छोटी सी मुलाकात थी 1996 की। मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हम बार तो नहीं जा पाते थे छोटे मंदिर, लेकिन हम जितनी बार भी एम्पायर स्टेट गए वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, बहुत ही प्यारा था। और गुरुजी दिखने में इतने सुंदर थे संगत जी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके चेहरे का जो नूर था वो इतना ज्यादा था कि कोई उनकी तरफ 30 सेकंड तो क्या 10 सेकंड भी नहीं देख सकता था, और ऐसा लगता था कि गुरुजी पूरे लैमिनेटेड हैं, उनके हैंड्स लैमिनेटेड हैं। वो हमेशा शाइन करते थे बहुत ज्यादा, और उनके आसपास इतनी पावर होती थी कि अगर आपको ऐसा लगता था कि हम नजरें चुरा करके गुरुजी को जी भर के देख लें जब गुरुजी किसी और से बात कर रहे हैं, वो करने की भी ताकत नहीं होती थी। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता था गुरुजी का। और जब भी हम गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे गुरुजी खुद से हाथ जोड़ते थे। जो भी चरण स्पर्श करने आता गुरुजी उनके हाथ जोड़ते थे। हमारी सबसे पहले जो मीटिंग थी गुरुजी की, जो सबसे पहले आमने सामने हुई, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम चारों बाहर डिनर करने गए थे। और वहाँ पर तरुण भैया का फोन आया कि गुरुजी प्रवीण से मिलना चाहते हैं, उन्हें प्रवीण से कुछ काम है। और डिनर में प्रवीण ने नॉनवेज खाया था तो प्रवीण ने पूछा कि मैं वहाँ आऊँ कि नहीं आऊँ, तो तरुण भैया ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम लोग तो आ जाओ। हम लोग पहली बार एम्पायर स्टेट पहुंचे थे और जब हम ढूंढ ही रहे थे कि एम्पायर स्टेट कहाँ है, तरुण भैया हमें आगे तक लेने आए। तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे ढूंढने निकले हमें, तो कहने लगे कि गुरुजी ने मुझे भेजा है और कहा है कि वो आ गया है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। जब हम एम्पायर स्टेट गए तो हमने देखा गुरुजी कारपेट पे बैठे हुए थे कुछ संगत के साथ। जो सबसे पहला प्रश्न था गुरुजी का वो प्रवीण के लिए था कि हाँ भाई तू मेरी शर्टें बनाएगा? तो प्रवीण ने कहा कि हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। और गुरुजी ने प्रवीण को कुछ फैब्रिक्स दिए और कहा कि बढ़िया सी शर्टें बनाए, सरोस्की लगा करके बनाई। और फिर उसके बाद बोला कि तू कब बना कर लाएगा? तो प्रवीण ने कहा कि गुरुजी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा बना कर लाने की। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए पूछा कि कहाँ पढ़ती है? तो सबीना आंटी ने कहा कि गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में पढ़ती है। तो गुरुजी ने कहा कि स्कूल चंगा है, इत्थे ही पढ़ती रहे।
इतने में मेरा बेटा जो छोटा था उसने बोला कि गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार चाहता हूँ, और गुरुजी ने उसे स्माइल करके देखा और बोला कि मुंडा चंगा हैगा। संगत जी, इससे पहले मेरे बेटे को ब्रोंकाइटल अस्थमा एलर्जी बताई थी और इसे बहुत सीवियर स्नीजिंग हो जाया करती थी, अचानक से हो जाती थी इसे। अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर पोल्यूशन में हो गया या धुएं से या धूल से हो तो तुरंत ही इसे बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो जाया करती थी, और डॉक्टर ने हमें नेबुलाइजर खरीदने के लिए बोल दिया था, और तब इंडिया में इतनी जल्दी मिला नहीं करता था। लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने उसे कहा कि मुंडा चंगा है, संगत जी यू डोंट बिलीव कि उसे आज तक किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं हुई है, कोई नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ हम लोगों ने चाय प्रसाद पी और फिर इतनी देर में गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या करती हूँ। तो सबीना आंटी ने मेरे बारे में कहा कि गुरुजी ये हाउसवाइफ है। तो गुरुजी ने जब मुझे देखा और कहा कि एनो कुछ काम करना चाहिए, इसे कुछ काम करना चाहिए। और संगत जी, मैं एक परफेक्ट होम मेकर हूँ जो सिर्फ घर परिवार को ही देखती आई थी, तो मेरे लिए इस बात का कोई मायने नहीं था। और फिर उसी दिन रोमा आंटी मेरे हस्बैंड को वहीं उसी मंदिर में अलग लेकर के गई और कहती है कि आपको पता है कि आपको क्या सेवा मिल रही है। इस सेवा को करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इस सेवा के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, और आपको खुद गुरुजी ने बुला करके ये सेवा दी है। 10-12 साल बाद फिर मुझे रोमा आंटी कहीं मिली और मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप मुझे पहचानते हो? तो रोमा आंटी कहती कि आप उन्हीं अंकल की आंटी हो ना जिन्हें गुरुजी ने बुला करके अपने शर्ट के ऑर्डर्स दिए थे। तो कहती है कि उस दिन गुरुजी ने ही मुझे कहा था कि एन्नू दसो कि इसको क्या मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। संगत जी, मैं हमेशा से भगवान कृष्ण को मानती आई हूँ, उनकी भक्ति करती आई हूँ बचपन से, और विश्वास करना और रियलाइज करना कि गुरुजी भगवान है ये इतना आसान नहीं होता। और गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी बहुत बड़ी स्टेज पर थे और वहाँ पर वो कृष्ण बनकर आए, पीताम्बर वस्त्र पहन के, बांसुरी हाथ में लेकर, और उनको देखकर मेरे मुंह से आवाज ही न निकले कि गुरुजी कृष्ण भगवान के रूप में है। मुझे विश्वास दिलाने आए थे कि जिस भगवान को तू मानती है वह भी मैं ही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने हमें बहुत सारी शर्ट सेवा हमें दी, बहुत सारी। उन्हें सिरोस्की का बहुत शौक था और उन्होंने कहा कि मेरी हर शर्ट में सिरोस्की लगा करके लाई, और गुरुजी ने अनगिनत शर्ट सेवा दी। और मुझे लगता था कि गुरुजी इतनी कविजों का क्या करेंगे। तब मैंने रियलाइज किया कि वो शर्टें उनके लिए नहीं थी, वो हमारा भाग्य बदलने के लिए थी। एक बार तो गुरुजी ने पश्मीना शॉल के छोटे छोटे स्टॉल्स दिए और कहा कि चल प्रवीण तू इसकी शर्टें बना कर लाई। मेरे हस्बैंड को एक बार ऑफिस में दोपहर की 3 या 4 बजे गुरुजी ने किसी संगत से फोन करवाया, ये गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब थोड़ा अजीब सा लगता है ना संगत जी कि भगवान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब भी एम्पायर स्टेट मंदिर आ जाओ। जब हम वहाँ पहुंचे तो गुरुजी अपने रूम में थे, तो गुरुजी ने प्रवीण को अपने कमरे में बुला लिया। सर्दी की शाम थी और गुरुजी ने फुल स्पीड पर पंखा चलाया हुआ था और खुद एक शॉर्ट्स में और पतली सी टी शर्ट में अपने बेड पर बैठे हुए थे। जब प्रवीण अंदर गए तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ कारपेट पर बैठ जाओ। जब प्रवीण वहाँ बैठ गए तो गुरुजी ने उन्हें वहाँ चाय प्रसाद पिलाई, समोसा प्रसाद खिलाया। एक शब्द भी गुरुजी ने प्रवीण से बात नहीं की और ना प्रवीण ने बात की। बस प्रवीण अपना सिर नीचे किए और बैठे रहे। उन्होंने गुरुजी को भी देखने की कोशिश नहीं की कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, कि गुरुजी उनकी तरफ देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आधे घंटे तक गुरुजी ने ऐसे ही बिठाया और कहा जाओ। और ये संगत जी एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज्यादा डिवाइन। उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और कोई बच्चे रखने वाला नहीं था घर में, और हम ऐसे किसी मेड को अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। और गुरुजी हमें कई बार इनविटेशन भेजा करते थे कि किसी के फंक्शन में जाना, किसी के यहाँ मैरिज में जाना। हमारे बच्चे छोटे होने के कारण हम तो मंदिर भी नहीं जाया करते थे। हर बार गुरुजी यही कहा करते थे सत्संग में कि सत्संग से सीधे अपने घर जाओ। लेकिन गुरुजी ने कितनी बार सबीना भाभी और तरुण भैया को हमारे घर भेजा। हम लोग संगत जी 9:30 बजे सो जाया करते थे। जब तरुण भैया और सबीना आंटी वहाँ से निकला करते थे गुरुजी के कहने पर कि प्रवीण के घर होते हुए जाना, तो ये लोग कहा करते थे कि गुरुजी वो लोग सो जाया करते हैं, 9:30 बजे सो गए होंगे। तो गुरुजी कहते थे नहीं, बोल दिया ना उनके घर होकर जाना। तो बस गुरुजी की आज्ञा मानकर कभी वो लोग डोरबेल 1 बजे बजाते थे, कभी 2 बजे बजाते थे, और फिर वो हमारे सामने रात में बैठते थे 2 मिनट और फिर चले जाया करते थे। अब संगत जी इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले मुझे तो नहीं पता। गुरुजी खुद अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पास भेजा करते थे। एक बार तो तरुण भैया हमारे घर पे रात में 2 बजे आए और एक चावल के दाने बराबर जितना एक दिव्य प्रसाद लेकर आए और कहा कि तुम चारों खा लेना। एंड दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस्ड अस। गुरुजी बहुत अच्छी तरीके
तरीके से जानते थे कि कब किसको कितने समय तक वहाँ आना है, और वो अपने हिसाब से संगत को कहा करते थे कि आते रहा करो। बट गुरुजी की समाधि लेने के बाद हमारा एक लिंक सा टूट गया और हम नहीं जा पाते थे, और कभी हमारे मन में भी नहीं आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप घर में था, बस उसी का ध्यान कर लेते थे। 2010 या 11 के करीब मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। सारे टेस्ट करवा लिए, कहीं कुछ नहीं निकला। मेरी हालत ये हो गई थी संगत जी कि मैं एक घुट पानी भी नहीं पी सकती थी, और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। और मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया कि मैं मंदिर जाती हूँ, और दोनों ही बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मेरी डॉक्टर ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को घसीट के ले जाओ, कुछ भी करो, आज तो मंदिर जाना ही है। मैं जब गुरुजी के मंदिर गई तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और जब चाय प्रसाद आई तो मेरे मन में आया कि तुझसे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा है। मैंने चाय प्रसाद भी पी ली, और फिर जब लंगर प्रसाद आया तब लंगर प्रसाद भी मैंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के 1 रोटी मैंने लंगर प्रसाद की खाई। और जहाँ मैं 2 फाक पपीते की भी नहीं खा सकती थी, मैं कैसे खा पा रही हूँ। वो 1 रोटी प्रसाद भी मैंने बहुत मुश्किल से खाई, और धीरे धीरे मेरी तबीयत गुरुजी ने एक बार में ठीक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें हर हफ्ते मुझे बुलाना पड़ेगा, और मैं हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर में जाती थी। संगत जी, ना मुझे पता था कि मेरी बीमारी क्या थी, और ना ही मुझे पता चला कि मेरा इलाज क्या हुआ। संगत जी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 6 महीने में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बीमार थी। एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार प्रवीण अब्रॉड गए थे, और वहां से वो चॉकलेट्स लेकर आए, और वो चॉकलेट्स यहाँ इंडिया में दुकानों में नहीं मिलती थी। खैर अब तो मिल जाती है। एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने तरुण भैया को बोला, प्रवीण को यहाँ बुला लो। गुरुजी नेल्सन मंडेला मार्ग, जहाँ पर आज के डे में प्रेजेंटली मॉल्स हैं, वहाँ पर गुरुजी की 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी, और वहाँ पर तरुण भैया को गुरुजी ने कहा कि प्रवीण को यहाँ पर बुला लो। और जब प्रवीण घर से निकलने लगे तो उन्होंने चॉकलेट उठाई। मैंने पूछा कि इसका क्या करना है, तो कहने लगे कि मैं गुरुजी को दूंगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रीहेंसिव हो गई। मैंने कहा कि ऐसा करना चाहिए, गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे? लेकिन प्रवीण बोले कि नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ गुरुजी को चॉकलेट। प्रवीण चॉकलेट लेकर चले गए। अब प्रवीण ने गुरुजी को छोटी सी चॉकलेट दी। गुरुजी महाराज, महाराजों के महाराज, उनको प्रवीण ने छोटी सी चॉकलेट दी, एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी, डिलाइटेड टोटली, और कहने लगे, प्रवीण तू मेरे वास्ते लाया है, तू मेरे लिए स्पेशली लाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह। ऐसे कोई भगवान होते हैं संगत जी? ऐसे भगवान ना कभी देखे हैं, ना कभी सुने हैं। मेरी बिटिया का लास्ट सेमेस्टर था ह्यूमैनिटी का, और गुरुजी उसके ड्रीम में आए, और गुरुजी ने उसे इशारे से कहा कि मेरे साथ चल, और बाहर कोई रिक्शा खड़ी हुई थी, और उस रिक्शे में गुरुजी ने बिटिया को बिठाया, और पंजाबी में जोर जोर से कहने लगे, जिसका मतलब ये था कि तू अपनी माँ को कह दे कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है। और गुरुजी ने ये बात 2-3 बार बोली उसके सपने में। अब समझ में नहीं आया कि नौकरी वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पढ़ेंगे। फिर हमने सबीना भाभी को फोन लगाया कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि अभी एग्जाम तो दे दो, और कहा कि बिलीव एवरीथिंग ऑन द गुरुजी, अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो जरूर सामने आ जाएगा। संगत जी, वो अपनी एग्जाम दे उसके पहले उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की संस्कृति केंद्र में, जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी एनजीओ है। इसी दौरान मेरे हस्बैंड एक कंपनी में काम कर रहे थे और 16 साल से वहीं थे, और उन्होंने कभी भी जॉब बदलने का नहीं सोचा। वो खुश थे, और हमें लगता था कि वो रिटायर भी वहीं पर होंगे। ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करना, और मुझे भी धमका दिया कि ये मत बोलना कि एक बार कोशिश कर लो। मैंने वो भी कर लिया, अब मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अब दिल्ली एनसीआर में उनके लिए कोई जॉब नहीं थी, और अगर उन्हें जॉब करनी है तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। बट एक राइवल कंपनी बची थी जो उन्हें क्यों जॉब देती। सो प्रवीण के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग बच्चों को यहीं रहने देंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई यहाँ चल रही है, और हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। और हम इस बीच में बहुत सारी प्लानिंग करते रहते थे। लेकिन संगत जी, चीफ प्लानर तो कोई और था। चीफ प्लानर तो हमारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने उस राइवल कंपनी में फोन करवाया और कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ के ऑनर से। विदिन 10 मिनट्स उनका फोन आया, मीटिंग फिक्स हो गई, और प्रवीण वहाँ पर चले गए। अब चूंकि कभी भी इन्होंने अपनी कोई कंपनी बदली नहीं थी, चेंज नहीं की, इतने सालों में तो कोई सीवी बनाया ही नहीं था, बस जेब में हाथ डाला और चले गए। और जब वो वहाँ पर गए, बातचीत की, और 10 मिनट के अंदर संगत जी, यू डोंट बिलीव, उनको एज ए CEO अपॉइंट कर लिया। संगत जी, इसके बाद एक और अचरज की बात कि जिस कंपनी में वो काम करते थे, 4 महीने के बाद, उनके छोड़ने के 4 महीने
महीने के बाद वो कंपनी परमानेंटली बंद हो गई। गुरुजी अपनी संगत के रास्ते के रोड़े कैसे हटाते हैं। एक जॉबलेस व्यक्ति को नौकरी देना और एक नौकरी आपने खुद से आगे रहकर छोड़ी हो उसको नौकरी दिलाना बहुत फर्क होता है। गुरुजी ने वहाँ पर इन्हें CEO अपॉइंट कर लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड को एक डिपार्टमेंट में कोई बंदा चाहिए था, पर उन्हें बाजार में बहुत महंगे लोग मिल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को कहा कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कॉमन सेंस, जिसके पास अच्छा खासा हो। तो उससे कहा कि एक काम करो, तुम ही जॉब पर आ जाओ। और उन्होंने कहा और बेटी ने अपनी पहली जॉब छोड़ दी। और हमें बाद में पता चला कि किसी भी कंपनी का CEO उस कंपनी में अपने किसी भी रिलेटिव को जॉब नहीं दे सकता। अब एक और अचरज की बात संगत जी, मेरी बिटिया नॉन MBA, नॉन सेल्स पर्सन, नॉन मार्केटिंग पर्सन और सोशियोलॉजी ऑनर्स कर आई हुई थी। और उसके लिए एक स्पेशली बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर उसे MTM हेड अपॉइंट कर लिया गया। और संगत जी, यहाँ से हमारी डेस्टिनी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये एक चौपड़ की बिसात के समान थी जहाँ पर सारी चालें गुरुजी के हाथ में थी। वहाँ पर उसने 2 साल काम किया और एक दिन वो घर आई और उसने कहा कि मुझे एक जरूरी बात करनी है, तब बैठ जाऊं। इसने कहा कि अब मेरे पापा काम नहीं करेंगे किसी के लिए भी। तो कहने लगी कि या तो हम कोई बिजनेस करेंगे या फिर जितने भी हमारे पास मीन्स हैं उसमें हम रहना सीखेंगे। और मुझे तो फिर दूसरा ही ऑप्शन अच्छा लगा। मैंने कहा कि कहाँ से हम इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कर पाएंगे, हमारे तो औकात ही नहीं है। डेली जॉब करेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो काम था इसको हम कम नहीं कर सकते थे। या तो इसे मेगा प्रोजेक्ट होना था या ये काम हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि आज तक जो हमने जोड़ा था सब हमें लिक्विडेट करना होगा और घर भी बैंक को देना होगा। 100 बार ये बिजनेस का आइडिया ड्रॉप हुआ, पर भाग्य में गुरुजी ने लिखा हुआ था और बार बार किसी न किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को फिर सामने ले आते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि 2004 में प्रवीण ने तरुण भैया से कहा था कि गुरुजी से पूछना कि क्या मैं नौकरी चेंज करूं। उस दिन गुरुजी ने इनके लिए 3 बातें बोली, यहीं रहना है, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएं और अपना काम शुरू करें। संगत जी, हमारी तनख्वाह उस समय इतनी भी नहीं थी कि हम एक मशीन ले सकें और हम ये बात भूल गए और हमने कभी इस बात को याद रखने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन गुरुजी ये बात नहीं भूले थे। कितनी मुश्किल से गुरुजी ने लोन पास करवाया, फैक्ट्री रेंट पर दिलवाई, गुरुजी ने खुद ये प्रोजेक्ट लगाया और ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में शुरू किया। और इस फैक्ट्री के CMD साहब गुरुजी हैं और हम सब लोग वहाँ गुरुजी के लिए काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उतनी तनख्वाह गुरुजी आज लोगों को दिलवाते हैं जितनी तनख्वाह मेरे हस्बैंड की 3 से 4 महीने की बनती थी। ये बहुत एक मैजिकल जर्नी है, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। और मैं खुद आज 3 साल के बाद जाकर के सोचती हूँ कि क्या ये सच है। मुझे खुद को ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। गुरुजी ने हमारी औकात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। हमारी कोई औकात नहीं थी संगत जी। किस तरीके से गुरुजी ने हमें अपनी सर आंखों पर बिठाया और हमारी औकात बढ़ा दी। और गुरुजी ने मेरे लिए 1996 में कहा था कि इसको काम करना चाहिए। और उस समय मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में, ना मैंने कभी सोचा था। और जो गुरुजी ने कहा वो भी उन्होंने करके दिखाया। ऐसे एक बार संगत जी, मेरा भतीजा, उसको फीट पड़ा, उसकी MRI करवाई, उसे कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया और सभी डॉक्टर्स ने हर बार यही इशारा किया कि ये ठीक नहीं होगा। और हर बार वो लोग इशारा करते थे मैलिग्नेंसीज की तरफ। मेरी माँ के घर वाले कोई गुरुजी को नहीं मानते। उसे मेरे पास दिल्ली दिखाने के लिए लाए हुए थे और मैं मंडे के दिन उसे जबरदस्ती गुरुजी के मंदिर दिखाने के लिए लेकर गई। और अगले ही दिन हमने गंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, उसकी MRI करवाई। और जब हमने रिपोर्ट दिखाई तब मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि शायद मैं मर जाऊं। उस डॉक्टर ने फाइल उठाई और ऐसे टेबल पर फेंकी और कहने लगे कि ये क्या है, उस खोपड़े के पीछे क्या है, लाओ मैं अभी निकाल देता हूँ। ये कोई नुकसान की चीज नहीं है, ये बहुत लोगों में होती है। किसी को उसके जीवन काल में तंग करती है, किसी को नहीं करती है। और फिर मेरे बड़े भाई, उनको एंजाइना पेन हुआ और कहा कि इनकी एंजियोग्राफी होगी और बाईपास सर्जरी करनी होगी। मेरे भाई की बहुत कम उम्र थी और वो दिल्ली यहाँ आए थे ऑपरेशन कराने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले एक बार मैं आपको मंदिर जरूर लेकर जाऊंगी। और उसी रात मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के आश्रम में गई हुई हूँ और मैं वहाँ बहुत उदास सी बैठी हुई हूँ और गुरुजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत सारी रोटी प्रसाद दी। और मैंने कहा कि गुरुजी इतनी सारी,
और ये सारी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि तेरे भाई के लिए भी तो है ना। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, बाईपास सर्जरी करा करके मेरा भाई 7वें दिन अपने पैरों पे चल के घर गया। गुरुजी कहते थे ना संगत जी, कि परिवार का एक सदस्य मेरे पास आएगा और मैं बाकियों का कल्याण कर दूंगा। संगत जी, मेरा एक कजिन है, मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिली थी। फिर अचानक उसने कहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं मिलूंगी तुमसे, और उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मुझे बहुत काम है। और उसने बहुत रूखा व्यवहार दिखाया, और उसने बात ही बात में मुझे बताया कि मैं ग्रीन पार्क में आऊंगा। और मैं ग्रीन पार्क उसके आने से पहले ही पहुंच गई। और फिर मैंने उसे फोन किया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलूंगी। वहाँ पर एक क्लिनिक था, हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक। वो अपनी गाड़ी से उतरा और वहाँ अंदर चला गया क्लिनिक में। मुझे लगा कि आए होंगे कुछ दिखाने के लिए, या चश्मा वगैरह लेने के लिए, या कुछ और चीज के लिए। और क्लिनिक के अंदर से एक लड़का आया और मुझे कहता है कि मैडम, आपको भी अंदर बुला रहे हैं। तो वहाँ मुझे पता चला कि उसकी जो बिटिया है, उसके कान की ईईजी हुई है। जैसे हमारे ईसीजी होती है, वैसे उसकी ईईजी हुई है, जिससे पता चलता है कि हमारे कानों ने कितना साउंड रिसीव किया है और उसके हिसाब से हम कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अपसेट बैठे हुए थे, और उसकी बिटिया की रिपोर्ट आई हुई थी। और रिपोर्ट में पता चला कि उसे सिर्फ 5% ही सुनाई देता है। और वहां पर बैठ करके वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका ऑपरेशन कहाँ करवाना है। ये वाला हॉस्पिटल 18 लाख मांग रहा है, वो वाला हॉस्पिटल 25 लाख मांग रहा है। इस तरीके से डिस्कशन चल रहा था। और मेरा कजिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े कह रहा था कि डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसका ऑपरेशन ऐसे नहीं करा सकता। और मैं सब कुछ सुन रही थी। और वो क्लिनिक से बाहर निकला और कहता है कि अच्छा, हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, एक काम कर, एक बार मुझे चाय तो पिला दे। सामने एक रेस्टोरेंट था, हम ऊपर जाकर के बैठे। मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने उसे कौन कौन से मेरे सत्संग सुनाए। और जब मैंने अपना सत्संग खत्म किया तो मैंने देखा कि उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसकी वाइफ की आंखों में आंसू थे, और भाई की आंखों में आंसू थे। वो भाभी मुझे कहने लगी कि दीदी, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है, आप मुझे कब लेकर चलोगे। मैंने कहा अभी दिन है और अभी मंदिर बंद होगा, मंदिर तो शाम को ही खुलेगा। तो कहने लगे हमें तो अभी वापस लौट कर जाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मंदिर तो शाम को ही खुलेगा। फिर कहने लगे कि अच्छा, चांदनी चौक में हमें थोड़ा सा काम है, हम वो करके फिर शाम को आते हैं। और शाम को वो लोग मेरे घर आए और मेरे पास एक गुरुजी का पेंडेंट था। तो मैंने उन्हें कहा कि भाभी, ये जो लॉकेट है, इसको रात में आप ना पानी में डिप कर देना और सुबह इसका पानी बिटिया को पिला देना। और मेरे पास गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था, मैंने वो भी दे दिया। शाम को उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद वो चले गए। और मैंने फिर कभी उन्हें पलटकर नहीं पूछा, क्योंकि वो इतने दुखी थे और मैं बार बार पूछ कर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास करीबन 40 दिन बाद मेरे कजिन का फोन आया और कहता कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि बोल भाई। और कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। और उसने अपना माइंड पलट लिया और कहा कि मैं सही समय पर बताऊंगा। उसके बाद संगत जी, उसका 1 हफ्ते के बाद फिर से फोन आया। कहता है कि बहन, तेरे पैर धो के पीऊं, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। कहने लगा कि मेरी बेटी को कान से 70 से लेके 75 तक सुनाई देने लगा है। तो कहने लगा कि जब मैंने इसकी पहली बार रिपोर्ट कराई तो मुझे लगा कि गलत हो सकती है। फिर बोला कि मैंने दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में इसकी रिपोर्ट करवाई, तब 85% हियरिंग लौट आई थी उसकी। इतना बड़ा मिरेकल है गुरुजी का। और इसी 40 दिन के दौरान उनका बहुत मन था तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का, लेकिन वो नहीं जा पाए थे। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो दर्शन करने गए। और जब ये दर्शन करने गए तो उनकी बेटी ने रात को उनको 2 बजे फोन किया कि पापा, मुझे आपसे बात करनी है। और वो भी डर गया रात को कि 2 बजे क्या हुआ। और कहती है कि पापा, मुझे अभी अभी ड्रीम आया कि आधे तिरुपति बालाजी और आधे गुरुजी वो मेरे पास आए और मुझे कहते कि तुझे कानों से सुनाई नहीं देता ना, मैं तेरे कान ठीक करने आया हूँ। और संगत जी, आज भी मैं ये सत्संग सुनाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसी की देखी सुनी बात नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अब उस बच्ची की शादी भी हो गई है और वो अपने घर बहुत बहुत खुश है। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे और सत्संग अगर मैं सुनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। आगे जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपने सत्संग और शेयर करूंगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दान क्या होता है। सबसे पहले गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि दान एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता न चले। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सोशल मीडिया पर जो आपको कहेंगे कि मैं दान करने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, मैं वो करने जा रही हूँ। अपनी इमेज बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये आंटी बहुत अच्छी सेवा करती है तो अपनी कमाई का दशांश इन आंटी को देंगे तो अच्छी जगह लगेगा। नहीं संगत जी, आपको
आपको सावधान रहना है, अपने हाथ से दान करना और किसी को दिखावा भी नहीं करना है, कोई फोटो नहीं खिंचाना, कोई सेल्फी नहीं खिंचाना है। दान ऐसा होना चाहिए कि आपके एक हाथ ने किया, दूसरे हाथ को आपको पता नहीं चलना चाहिए, अपने सगे संबंधी को भी नहीं बताना चाहिए कि हमने दान किया है, वो दान लगता है, ठीक है। और जो गुरुजी के जो मैसेजेस हैं आपको मैं बता देता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ कि गुरुजी के जो मैसेजेस आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और कहीं भी मिलता है वो गुरुजी के मैसेजेस नहीं होता। अगर गुरुजी का मैसेजेस होता तो आपको बड़े मंदिर से मिलता, आप सोचिए थोड़ा। और अमृत वर्षा, इलायची वर्षा, ये जिसके घर हुई उसी को पता होगा, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता। बड़े मंदिर इस बात को नहीं मानता। नारंग अंकल का मैं आपको वो जो सत्संग है वो मैं ढूंढ के आपको दूंगा। बड़े मंदिर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस पर चर्चा नहीं करते, हम इस चीज को नहीं मानते। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स के जो मैसेजेस आते हैं उन पर भी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बड़े मंदिर ने साफ साफ मना कर दिया। दूसरी बात ब्लेसिंग की बात है। जो ब्लेसिंग का जो अभी जो स्कैम चल रहा है संगत जी, आपको ऐसे बहुत सारी संगत मिलती होगी जो ब्लेसिंग की सेवा करती है। आपको ऐसा लगता है वो फ्री सेवा कर रहे हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जो गुरुजी का जो स्वरूप आता है, A4 साइज का जो स्वरूप आता है, मात्र 15 रुपए में मिलता है। जो चरण स्वरूप है 5 रुपए से लेके 7 रुपए का स्वरूप है, 6 रुपए का ब्रेसलेट है या 1 या 2 रुपए का लॉकेट होता है। कम से कम मिलाकर 20 से 25 रुपए की ब्लेसिंग्स होती है। आपसे 150 रुपए, 120 रुपए कोरियर चार्जेस लिया जाता है। आपको उससे बचना है। मतलब उनका पर पैकेट पे उनको 25 से 50 रुपए बच रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको लगता है फ्री ब्लेसिंग्स की सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है संगत जी। वो 100 ब्लेसिंग्स भी भेजेंगे तो उनका तो काम हो गया रोज का। आप समझे इस बात को। दूसरी बात, ब्लैक मैजिक कैसे होता है संगत जी? ब्लैक मैजिक हर किसी पर नहीं होता है, आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक उस पर होता है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं कर सकता संगत जी। मैं दावे से कह सकता हूँ ब्लैक मैजिक उस पे होता है जो उसके परिवार वाले ही करते हैं। क्योंकि किसी भी तांत्रिक को आपके गोत्र का नाम मालूम होना चाहिए। आपकी कोई वस्तु, जैसे मान के चलो आपके बाल, आपके नाखून, आपके कपड़े अगर उसके हाथ लग चुके हैं, आपका नाम मालूम है, आपका गोत्र मालूम है, तभी आप पे ब्लैक मैजिक होगा। हर किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कोई भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, पर उनका गोत्र किसी को नहीं मालूम है, उनके कपड़े किसी के हाथ नहीं लगते, उनके नाखून, उनके बाल किसी के हाथ नहीं लगते। आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, ठीक है। ब्लैक मैजिक हर किसी पे नहीं होता। ब्लैक मैजिक वही कर सकता है जो आपके घर के सगे संबंधी हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। वो आपका गोत्र भी जानते हैं, आपके घर से कपड़े भी चुरा के ले जाएंगे, आपके नाखून, आपके बाल भी ले जाएंगे और किसी तांत्रिक से आपका तंत्र करवा देंगे, ठीक है। संगत जी, आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान पर आपको शक है, उसके हाथ का कुछ खाना नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई, कोई मीठा, कोई पान, कुछ भी नहीं खाना है। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान, उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, उसके ऊपर मुझे शंका है, उसके हाथ का भी कुछ नहीं खाना है संगत जी, उससे भी तंत्र होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस बात पे समझना पड़ेगा। इन जो भी मैसेजेस गुरुजी के आते हैं इन पर आपको यकीन नहीं करना। ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको ये सब पता लग गया होगा। और आपको अगर ब्लैक मैजिक है तो आप मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आपको और भी जानकारी लेनी है, आप मैसेज कर सकते हैं। सत्संग के बाद रोज 2 या 5 मिनट में बात उस पर करा करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग सुनते हैं, आप ध्यान रखिए। 15 साल के, 12 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं, आप उल्टा सीधा सत्संग मत करो, थोड़ा समझो। आपको इन सब बातों से उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। आप समझो इस बात पर, जो सच्चाई है सामने लाओ। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ये सब ऊपर ऊपर से है। आपको गुरुजी को समझना पड़ेगा, गुरुजी के बारे में जानना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा कि हमारे गुरुजी कौन थे, क्या थे, वो किस लिए आए और गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा संगत जी। छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग सुनते हैं, कोई कमजोर दिल का भी इंसान है, उसके ऊपर उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, थोड़ा आप ये गंभीर विषय थोड़ा उस पर समझिए आप। जय गुरु जी।